Yeah, good morning, students. Students, today we will start our sixth chapter of history, weavers, iron smelters and factory owners. Well, अगर हम पुरानी बुक की बात करते हैं तो ओल्ड बुक जो हमारी है उसके अंदर आपकी दो बुक्स होती हैं जिसके अंदर आपके 12 चैप्टर्स हैं और जो 6 चैप्टर है आपका वो वहाँ से डिलीट हो चुका है। तो आपकी जो न्यू बुक है उसके अंदर आपकी सिंगल बुक है और उसके अंदर आपके आप कह सकते हो कि आपके 10 चैप्टर्स हैं और उसमें चैप्टर नंबर जो 6 है दैट इज वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो first of all we will discuss about the basic contents which we are going to discuss today. First of all we will give the introduction about the chapter. this chapter किस बारे में है हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे। After then we will discuss about the Indian textiles and the world market. जो हमारी इंडियन टेक्सटाइल है और जो हमारी वर्ल्ड मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट जो है उसके अंदर इंडियन टेक्सटाइल का क्या आप कह सकते हो, इंडियन टेक्सटाइल का क्या रूप था या आप कह सकते हो इंडियन टेक्सटाइल का क्या प्लेस था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। After then we will discuss about words tell us histories. मींस डिफरेंट टाइप के जो वर्ड्स हैं उनका यूज किया जाता था। वो जो वर्ड्स है वो उनका अपना एक इतिहास है, अपनी एक हिस्ट्री है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। After then we will discuss about Indian textile in European market. मींस यूरोपियन मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल का क्या प्लेस था, क्या वैल्यू थी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे हु वर द वीवर्स, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट मींस कपड़ा उद्योग की बात कर रहे हैं, तो वीवर्स जो हैं दे आर द इंपॉर्टेंट पर्सन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो वीवर्स कौन थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। तो इंडियन टेक्सटाइल है वो धीरे धीरे कम होती चली गई, आपको कह सकते हो उनका पतन होता चला गया, वो डिक्लाइन होती चली गई, उसके क्या रीजंस थे उनके बारे में जानेंगे। After then we will discuss about cotton mills comes up, means जो हमारे कॉटन मिल है वो किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन ये हमारा टेक्सटाइल यूनिट खत्म हो जाता है। उसके बाद हम आयरन स्मेल्टर, क्योंकि सेकंड पार्ट जो है हमारा आयरन स्मेल्टर्स है, तो हम पढ़ेंगे द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। देन अबंडेंट फाइनेंस इन विलेजेस, मींस गांव के अंदर जो फाइनेंसेस थी उनको किस प्रकार से उन्होंने छोड़ दिया, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द आयरन स्टील इंडस्ट्री कम अप इन इंडिया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक जो कंटेंट्स जो आज हम पूरे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स डिस्कस द चैप्टर। नाउ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम मेनली जो फोकस रखेंगे वो रखेंगे ब्रिटिश टाइम के दौरान में टेक्सटाइल और आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में। मींस इस चैप्टर में हमें, क्योंकि हिस्ट्री का चैप्टर है और हम इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा जो मेन केंद्र बिंदु रहेगा, तो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन स्टील इंडस्ट्री की। और हम बात करेंगे ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश रूल, मींस ब्रिटिश रूल के दौरान में ये जो इंडस्ट्री थी इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ये किस प्रकार से अपने आप कह सकते हो चरम सीमा पर थी, आप कह सकते हो कि ये हाईएस्ट पोजीशन पे थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इट वाज द टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश, मींस जिस वक्त हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल था उस वक्त की हम बात डिस्कस करेंगे। सो टेक्सटाइल एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री these were important for the industrial progress in the modern world. अगर हम आज मॉडर्न वर्ल्ड की भी बात करते हैं, चाहे हम टेक्सटाइल की बात करते हैं और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये दोनों इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर मींस इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो हुई है वो इन दो इंडस्ट्री के अंदर हुई है। और आज के चैप्टर में केवल हमें इन दो इंडस्ट्री के बारे में ही डिस्कस करना है। अगर हम इंडिया की बात करते, सो ब्रिटेन की बात करते हैं, Britain started to be known as the industrial nation due to the presence of the mechanized cotton production. आप सबको पता है कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, मींस हम कह सकते हैं कि जिस वक्त मशीनों के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाने लगे, वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर आई, सबसे पहले जो थी वो ब्रिटेन के अंदर आई और उसके बाद वो यूरोप के दूसरी कंट्रीज में गई और धीरे धीरे जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो यही कारण है कि शुरुआती दौर से ही ब्रिटेन जो है वो सबसे अपर मोस्ट लेवल पे है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर।
क्योंकि इंडस्ट्री, इसका कारण क्या है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो प्रोडक्ट था वो मशीनों से बनने लगा. So Britain started to be known as the industrial nation due to the presence of the mechanized cotton production. कॉटन प्रोडक्शन जो मशीनों से बनने लगी, यही कारण है कि वो एक इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में जाने जाने लगा. And even in 1850 it came to be known as the workshop of the world. रीजन क्या था? Because iron and steel industry started growing in Britain during this period. स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं 1850s की, और उस दौरान में ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर राज करती थी. वी आर अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. इस वक्त हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन में देखिए किस प्रकार से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आधार पर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सारा का सारा हर एक जो प्रोडक्ट था वो आपका मशीनों से बनने लगा था, तो यही कारण था कि ब्रिटेन जो था 1850 के अंदर वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने लगा. ठीक है, क्योंकि उस वक्त क्या था, उस वक्त जो था, उस वक्त आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो थी वो ब्रिटेन में आ चुकी थी. राइट. तो आपसे ये 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई ब्रिटेन इज नोन एज ए वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो आप इसका रीजन देखो, बिकॉज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग इन ब्रिटेन ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड इट इज इन 1850. ये 1850 के दौरान में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी वो ब्रिटेन के अंदर आप कह सकते हो आ चुकी थी, और मैक्सिमम काम जो था वो मशीनों से होने लगा था. मैक्सिमम जो प्रोडक्ट थे वो मशीनों से बनने लगे थे. यही कारण है कि 1850 के अंदर इसे वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने जाने लगा. ओके, स्टूडेंट्स, this industrialization in Britain, it was closely connected with the colonization in India. Means जो ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो हमारे इंडिया को आप कह सकते हो उपनिवेश बनाना, मीन्स हमारे इंडिया को कॉलोनी बनाना, या हमारे इंडिया के अंदर कोलोनाइजेशन सिस्टम को क्रिएट होना, वो आपस में जुड़ा हुआ था. मीन्स जिस वक्त ब्रिटेन के अंदर आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो उसे क्या चाहिए था? उसे चाहिए था अधिक से अधिक रॉ मटेरियल. अब अधिक से अधिक रॉ मटेरियल के लिए उसने क्या किया? आसपास के एरिया के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दिया, और बाद में वो एज ए ट्रेडर के रूप में आकर वहां पर उसके रूलर बन गए थे, जैसे कि वो हमारे इंडिया के अंदर आए थे. सेकंड चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था ना, ट्रेड टू टेरिटरी. तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो हमारे इंडिया में एज ए ट्रेडर बन के आए, और ट्रेडर बनने के बाद क्या हुआ? वो बाद में हमारे रूलर बन गए. ठीक है, और उसके बाद हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया. तो ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इट वाज क्लोजली लिंक्ड, इट वाज क्लोजली कनेक्टेड विद द कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया. इंडिया का जो कोलोनाइजेशन था उसके साथ क्लोजली लिंक्ड था. जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से इंडिया में आई एज ए ट्रेडर के रूप में, और लेटर देन इट बिकेम द मास्टर ऑफ आवर लैंड बिकॉज इट वांटेड टू ट्रेड इन आवर कंट्री फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट. क्योंकि वो हमारे इंडिया में ट्रेड किसके लिए करना चाहती थी? अपने प्रॉफिट के लिए. उसने हर एक प्रयास किया जिसकी वजह से वो प्रॉफिट अर्न कर सके, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था. ओके, नाउ इन द लेट 18th century Britain was just procuring goods from India for selling them in Europe to earn profit out of the sale of these goods. Listen friends, मैं 18th century के एंडिंग ईयर्स की बात कर रहा हूँ. यहाँ पर हमने लेट 18 ईयर्स की बात की है. इसका मतलब है कि हम जो 50 होते हैं ना, उसके बाद की बात कर रहे हैं. ठीक है, मींस 19th सेंचुरी से थोड़ा सा पहले की बात कर रहे हैं. तो 18th सेंचुरी के एंडिंग ईयर की हम बात कर रहे हैं. तो ब्रिटेन क्या क्या करता था? यूजुअली क्या क्या करता था? वो अपने देश से सिल्वर या गोल्ड क्या था, हमारे देश से रॉ मटेरियल परचेज करता और उसे अपने देश में लेके जाता, या हमारे देश से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता और उसे अपने देश में लेके जाता, और उसको सेल करने के बाद उसे जो प्रॉफिट होता वो उसका प्रॉफिट था. इन द इनिशियल स्टेज आप कह सकते हो, मीन्स जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश आप कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई एज ए ट्रेडर के रूप में, वो क्या करते? अपने पैसों के माध्यम से हमारा प्रोडक्ट परचेज करते और उसको यूरोपियन मार्केट में बेचकर जो सेल से उन्हें प्रॉफिट होता वो उनका मेन अर्निंग का सोर्स था, या कह सकते हो उनका मेन प्रॉफिट था. ये 18th सेंचुरी की बात थी. बट धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होने लगी. अब वो सिचुएशन चेंज कैसे हुई उसको देखेंगे हम आगे. As the industrial production increased in Britain, now India was seen as a market for its product also. So the British started flooding the Indian market with their goods. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई, तो ब्रिटेन का जो भी सामान, मींस ब्रिटेन जो भी सामान वहां पर बनाती, वो सामान वो क्या आने लगा? हमारे इंडियन मार्केट में आने लगा.
क्यों? इंडिया को उन्होंने क्या बना दिया, इंडिया को अब उन्होंने बना दिया एक तरीके से क्या, इंडिया को उन्होंने बना दिया एक बहुत बड़ी मार्केट। अब जो प्रोडक्ट था वो धीरे धीरे वो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आने लगा और वो इंडिया में बेचा जाने लगा। शुरुआती दौर में वो क्या करती थी, इंडिया से रॉ मटेरियल लिया, ब्रिटेन में फाइनल प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को वो इंडिया में ही वापस लाकर बेचने लगे। Now, how this inflow of the goods affected our industries and market, it will be discussed in this time. Means ये जो goods, जो ये प्रोडक्ट था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था, वो हमारे इंडिया में जो आता था उसका हमारे इंडस्ट्री के ऊपर या हमारी मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो इस चैप्टर में अब हमें डिस्कस करना है। आई थिंक सो आपको यहाँ तक का जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से आप कह सकते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया के अंदर ट्रेड क्या करती थी, किस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और उसका इम्पैक्ट किस प्रकार से बढ़ने लगा। तो हम इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। Now, first of all, we must know about the textile market and its demand in the world. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी इंडियन टेक्सटाइल जो थी वो कैसी थी, पूरे वर्ल्ड में उसकी डिमांड कैसी थी। इन सब चीजों के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। Now we will discuss about the Indian textile of the world market and the world market. अब हम इंडियन टेक्सटाइल और वर्ल्ड मार्केट की बात कर लेते हैं। बिफोर द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ओवर बंगाल, 1757 के अंदर प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जिस वक्त बंगाल के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार हो चुका था। हम उससे पहले की बात कर रहे हैं। इंडिया वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। पूरे वर्ल्ड के अंदर फाइन जो कॉटन टेक्सटाइल बनता था वो हमारे इंडिया के अंदर बनता था और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसकी डिमांड थी। मींस वी आर डिस्कसिंग about before the conquest over Bengal of the British government. उससे पहले की हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर उसका आप कह सकते हो उसकी क्या छाप थी, वो क्या कौन सा प्लेस रखती थी। तो बिफोर द कंक्वेस्ट ओवर बंगाल बाय द ब्रिटिशर, इंडिया वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल and the Indian cotton textile, it was famous for both its fine quality also and its exquisite craftsmanship. मीन्स उसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की गई है, उसके ऊपर जो डिजाइन बनाया गया है, इन दोनों की वजह से मीन्स क्वालिटी अच्छी होती थी, साथ ही साथ उसके जो डिजाइन होते थे वो सब, इन दोनों की वजह से इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो थी वो आप कह सकते हो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस थी। Indian textile were traded in Southeast Asia and West and Central Asia. वहां पर उसका ट्रेड किया जाता था। In 16th century, various European companies started purchasing Indian textile for the sale in Europe. अब शुरुआती दौर में क्या होने लगा, जो इंडियन टेक्सटाइल था वो एशिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में और सेंट्रल पार्ट जो एशिया का था वहां पर ट्रेड किया जाता था। बट 16th सेंचुरी के अंदर डिफरेंट टाइप की जो यूरोपियन कंपनीज थी वो हमारे इंडिया में आई और इस इंडियन टेक्सटाइल को परचेज करने के बाद वो यूरोप में बेचने लगी, जहां पर उनको ह्यूज प्रॉफिट हुआ। एग्जाम्पल में देख लीजिए, पटोला वीव, इट वॉज वोवन इन द सूरत, अहमदाबाद एंड पटन, ये इन एरिया के अंदर बनता था। एंड दिस टाइप ऑफ वीव वॉज फेमस इन इंडोनेशिया। रीजन क्या था, क्योंकि इसकी वैल्यू अच्छी थी, इसकी क्वालिटी अच्छी थी और इसके ऊपर जो आप कह सकते हो इसके ऊपर जो वर्क किया गया था, जो इसके ऊपर डिजाइन बनाए गए थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो यही काम था कि इंडोनेशिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस थी। और ये केवल इंडोनेशिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर। इवन मैनी वर्ड्स, अगर हम बात करते हैं बहुत सारे जो वर्ड्स थे, दे आर रिलेटेड टू द इंडियन वर्ड्स आल्सो which were used for the various type of textile are still prevalent in English and other languages also. स्टूडेंट लिसन केयरफुली, यहाँ पर हम बड़े ध्यान से देखने की बात है। अब यहाँ पर हम क्या बात करने जा रहे हैं, हमारी इंडियन टेक्सटाइल जो थी वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा फेमस थी। रीजन क्या था, उसकी फाइन क्वालिटी थी और उसके ऊपर जो किए गए डिजाइन थे उनकी वजह से। एग्जाम्पल आपको पटोला का दे दिया गया कि जो कि सूरत, अहमदाबाद और पटन के अंदर होता था और इंडोनेशिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस था अपने इन सब चीजों की वजह से। ठीक है, अब बात आती है कि इनके नेम्स की। अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि जो वर्ड्स है उनकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। मीन्स हमारे यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर जो थिंग्स है वो जिस प्रकार से बनी उसका नाम किस प्रकार से पड़ा, ठीक है, उनके बारे में। अब जो ये वर्ड्स है उनकी हिस्ट्री को जानते हैं। और बहुत सारे ऐसे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं जिनका इंग्लिश के अंदर नाम या अदर लैंग्वेज के अंदर नाम वो केवल उन वर्ड्स की हिस्ट्री ही डिनोट करती है। तो वो वर्ड्स क्या है उनके बारे में देखेंगे कि वो वर्ड्स क्या है।
उन वर्ड्स की हिस्ट्री क्या है वो देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज। वर्ड्स है वो किस प्रकार से हिस्ट्री बताते हैं। तो लिसन वेरी केयरफुली। The fine cotton clothes which was first seen by the European traders was the one which was carried by the Arab trader in Mosul. अब मोसूल क्या था? It is a city in present day of Iraq. ठीक है, सबसे पहली जो फाइन कॉटन क्लॉथ था जो कि यूरोपियन ट्रेडर्स ने पहली बार मिला था, वो अरब ट्रेडर के जो मोसूल नामक सिटी थी वहां पर मिला। और मोसूल कहां पर था? इराक में। तो इसीलिए उसने क्या किया, जो यूरोपियन पीपल थे उन्होंने क्या किया, मोसूल उसका नाम था तो उसका नाम क्या रख दिया? मसलिन। उसका नाम क्या रख दिया? मसलिन। ठीक है, अब देखिए कि यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे उन्होंने सबसे फाइन जो कॉटन क्लॉथ था वो अरब के अंदर, जो इराक जो कंट्री था उसके अंदर एक सिटी थी मोसूल, उसके अंदर एक सबसे पहले फर्स्ट जो फाइन कॉटन क्लॉथ थे वहां पर देखिए उन्होंने क्या किया, उसका नाम क्या रख दिया? मसलिन रख दिया। ठीक है, जिसे हम मलमल कहते हैं ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसका नाम मसलिन रख दिया। तो इस तरीके से ये वर्ड जो कहां से आया, वो उसकी सिटी के नाम से आया, प्लेस से कनेक्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से ये वर्ड्स क्रिएट हुए। और ये जो वर्ड था मींस जो मसलिन था, इसको ह्यूज अमाउंट में पैसा अर्न हुआ, इसको ह्यूज अमाउंट में उसने पैसा अर्न किया। ओके, नाउ when the Portuguese came to India for procuring spices, they landed at Calicut. अब सबको पता है कि सबसे पहले जो पोर्टुगीज थे वो इंडिया में वास्को डी गामा आए थे 1498 में, कालीकट जो नामक प्लेस था वहां पर। ठीक है, क्योंकि वो कालीकट नामक प्लेस पर आए, जो टेक्सटाइल यहाँ पर वो अपने साथ यहाँ से अपने साथ लेके गए, तो उन्होंने क्या किया, उसका नाम क्या रख दिया? कैलिको। अब देखिए कैलिकट मींस कालीकट के नाम पर आए, तो वो प्लेस का नाम था, उसको उन्होंने क्रिएट कर उसके साथ रिलेट कर दिया और उसका नाम क्या रख दिया? कैलिको। ठीक है, और इट वाज द नेम आफ्टर द प्लेस फ्रॉम वेयर इट वाज परचेज। और उन्होंने ये उस प्रोडक्ट का नाम उस प्लेस के ऊपर रख दिया जिस प्लेस से उन्होंने उसको परचेज किया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो हैं वो इसी तरीके से आए हैं जो किसी नाम की, किसी प्लेस के नाम की वजह से क्रिएट हुए। क्योंकि इंग्लिश ट्रेडर या यूरोपियन ट्रेडर वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में आए और वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां से उन्होंने प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू किया। अब क्योंकि जहां से उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला, तो उसने क्या किया, उन्होंने उस प्लेस के नाम पर ही उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उस प्रोडक्ट का नाम रख दिया। जैसे कि मोसूल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मसलिन रख दिया गया, ऐसे ही हमारे यहाँ पर कैलिको रख दिया गया, कैलिकट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो उस तरीके से उन्होंने क्या किया, इन जो ये वर्ड्स थे वो इस तरीके से आए और आज भी इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो देयर आर मेनी वर्ड्स व्हिच शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी को पूरे वर्ल्ड के अंदर, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की गई है, इट मींस यूरोपियन मार्केट की बात की गई है, वहां पर उनकी पॉपुलैरिटी शो होती है। इन 1730 द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड टू सेंड ऑर्डर डिटेल्स टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन कलकत्ता फॉर प्लेसिंग डिमांड फॉर टेक्सटाइल पीस। ठीक है, टेक्सटाइल पीस के लिए क्या गया, सो पीस हियर मींस अ क्लॉथ व्हिच वाज 20 यार्ड्स लॉन्ग, 1 यार्ड वाइड। यहाँ पर जो पीस वर्ड था ना वो 20 यार्ड्स तो उसकी लेंथ थी और 1 यार्ड जो थी उसकी विड्थ थी। तो उस पीस के लिए उन्होंने डिमांड रखी। द ऑर्डर वाज जनरली प्लेस्ड 2 years इन एडवांस एज इट वाज द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड ऑर्डर्स टू इंडिया। अब ये प्रोडक्ट जो मंगाने के लिए क्या किया गया, 2 साल पहले एडवांस में ऑर्डर किया गया, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन जो होती थी वो किससे होती थी? मैनुअल, हाथ से किया जाता था काम। यही कारण था कि प्रोडक्शन होने में काफी टाइम लगता था। तो 2 साल पहले इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया गया और 2 साल के बाद उस ऑर्डर को पूरा करना था। तो देख लीजिए कि इंडिया के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल थी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर राज करती थी। ठीक है, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे हमारी इंडियन जो टेक्सटाइल थी, हमारी जो आयरन स्टील इंडस्ट्री थी, उनको खत्म कर दिया। वो खत्म कैसे किया, उन सब चीजों के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो अभी हमने जो स्टडी किया वो देखा कि जो वर्ड्स हैं वो किस प्रकार से ओरिजिनेट हुए, किस प्रकार से जनरेट हुए। तो यहाँ पर जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे जिन्होंने जहां से जो प्रोडक्ट को परचेज किया उसी प्लेस के नेम से उस प्रोडक्ट का नाम रख दिया गया और उस प्रोडक्ट को आज भी हम बोलने में यूज करते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। सो इफ यू टेक अ लुक एट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लॉथ, देयर वाज चिल्ड्स।
purses and bandana. These are the three other product जो कि हमारे क्लोथ्स के हैं. All these words are derived from the Hindi word. ये सारे के सारे हिंदी वर्ड से लिए गए हैं. Tint is basically chint, a piece of cloth with flowery design. जो टिंट वर्ड है वो किससे लिया गया है? ये एक बेसिकली हिंदी वर्ड है और जो कि जिस कपड़े के ऊपर फ्लावरी डिजाइन है, फ्लावर वाला डिजाइन है, फ्लावर वाला डिजाइन है, वो कपड़ा आपका टिंट कहा जाता है. इसी प्रकार से फ्रॉम 1680 द फ्लोरल डिजाइन्स became so famous in England and Europe that the rich people, even the queen herself, started wearing this Indian fabric. मीन्स ये जो फ्लावरी डिजाइन था, जो चिंट था, जो कि हमारा इंडियन कॉटन क्लोथ था, वो इतना फेमस हो गया कि जो इंग्लैंड की महारानी थी वो भी इस इंडियन फैब्रिक को पहनने लगी. मैक्सिमम जो रिच पीपल थे वो उसका यूज करने लगे. तो देखिए किस प्रकार से ये वर्ड आपके सामने आया. अब जो चिंट है उसका मतलब है वो एक फ्लावरी डिजाइन है और उसके आधार पर उसका नाम रख दिया गया. And it was a basically Hindi word. Just like this bandana, it is derived from the word of bandhana. इसे बांधना वर्ड से लिया गया है. ये भी एक कलर प्रिंटेड स्कार्फ है और जिसको नेक के ऊपर बांधते हैं और हेड के ऊपर बांधते हैं. अब देखिए बांधने का वर्ड यूज किया गया है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? बंदाना, मॉडिफाई करके. एंड इट इज बेसिकली अ कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस्ड थ्रू अ मेथड ऑफ टाइम एंड डाइंग. टाइम एंड डाइंग की वजह से क्रिएट हुआ है. अब ये एक कलर्ड स्कार्फ है जो कि नेक के ऊपर या हेड के ऊपर बांधा जाता है, तो भी बांधना वर्ड है, इसी के लिए इसको बंदाना वर्ड यूज कर लिया गया. तो देखिए किस प्रकार से जो वर्ड्स थे वो क्रिएट हुए. Many other fabrics also came to be known from the place of origin, like Kasim Bazaar, Patna, Calcutta, Orissa, Jaipur. ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि इनके पर्टिकुलर प्लेस के नाम से ओरिजिनेट किए गए. And this shows the popularity of Indian textile in all over the world. और ये जो वर्ड्स हैं वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारा इंडियन टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड के अंदर राज करता था. तो ये सिचुएशन कब थी? ये सिचुएशन थी कि जिस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट या आप कह सकते हो ट्रेडर एज ए ट्रेडर के रूप में हमारे इंडिया में आए थे, उस वक्त हमारी इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो अपनी चरम सीमा पर थी, वो अपनी हाईएस्ट पीक पर थी, किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में फेमस थी. ओके, तो देखिए कि ये वर्ड्स किस प्रकार से आते हैं और इन वर्ड्स को आज इवनली हम कॉमन मैनर से यूज करते हैं. ओके, नाउ इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. ड्यूरिंग द अर्ली 18th century, as the demand of the Indian textile grew in England, the wool and the silk makers started protesting against the import of the textile from India. अब हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं. 18th century के अंदर पूरी की पूरी आप कह सकते हो यूरोपियन मार्केट जो थी, पूरी की पूरी जो यूरोपियन मार्केट थी उसके अंदर इंडियन टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड बढ़ने लगी. तो इंडियन जो डिमांड थी उनकी वो इंक्रीज होने लगी. तो जो वहां के जो सिल्क मेकर या वूल मेकर थे उन्होंने क्या किया, वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. प्रोटेस्ट क्या किया कि क्योंकि अब वो compete नहीं कर सकते थे हमारे इंडियन टेक्सटाइल के साथ, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. सो 1720 के दौरान में एन एक्ट नोन एज द कैलिको एक्ट बनाया गया. And it was made in order to ban the use of the printed cotton chint textile. और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो प्रिंटेड कॉटन चिंट टेक्सटाइल है उसको बैन कर दिया जाए इंग्लैंड के अंदर, उसे बेचा ना जाए. बैन करने का मतलब है कि वो अगर वहां पर जाएगा तो वो ह्यूज अमाउंट में टैक्स पे करेगा तब जाकर वहां पर बेचा जाएगा. और जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट हम उसका एमआरपी डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड किसके ऊपर करते हैं कि उसके ऊपर जितनी भी टैक्स है, जितनी भी लागत लगती है, उन सबको मिलाने के बाद बनती है. तो वो इस प्रकार से क्या होता है, महंगा हो जाता है. तो इसीलिए जब 18th सेंचुरी के अंदर हमारे इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड इंक्रीज होने लगी तो वहां के जो टेक्सटाइल ओनर्स थे या टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. और 1720 के दौरान में वहां पर एक कैलिको एक्ट बनाया गया ताकि वहां पर जो इंडियन जो चिंट टेक्सटाइल कॉटन है, कॉटन चिंट टेक्सटाइल है, उसे बैन कर दिया जाए. एंड एट दिस टाइम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इट वाज एट इट्स बडिंग स्टेज. इसका मतलब है कि इनिशियल स्टेज पे थी, शुरुआती दौर था उसका. एंड इट वाज डिफिकल्ट टू compete विद द इंडियन टेक्सटाइल. और ये उसके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट था कि वो इंडियन टेक्सटाइल के साथ compete कर सके. So English producer wanted to safeguard their market from the Indian textile. Hence, a calico printing industry grew under the protection of the government. इसलिए उन्होंने वो एक्ट लगाया और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, अंडर गवर्नमेंट एक कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश की. और ये कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री क्या करती थी, वो करती थी इट वाज यूज्ड टू कॉपी द इंडियन प्रिंटेड डिजाइन. किसके ऊपर, व्हाइट मसलिन एंड प्लेन इंडियन क्लॉथ.
इसके ऊपर करने लगी, ताकि वो क्या कर सके, उसको रिप्लेस कर सके, मींस इंडियन जो क्लोथ है उसको रिप्लेस कर सके। मींस ब्रिटिशर ने क्या किया, सबसे पहले एक्ट बनाया ताकि कैलिको जो कॉटन चिंट टेक्सटाइल है उसे रोका जा सके। सेकंड थिंग उन्होंने क्या किया, एक इंडस्ट्री को डेवलप किया। सेकंड थिंग उन्होंने क्या किया, एक इंडस्ट्री को डेवलप किया, सॉरी एक मशीन को डेवलप किया, जिसके माध्यम से वो मसलिन और वो प्लेन इंडियन क्लोथ था उसके ऊपर प्रिंटेड डिजाइन क्रिएट कर सके। वो एक तरीके से कॉपी कर रहे थे उस मशीन के माध्यम से हमारे इंडियन टेक्सटाइल को। ओके, नाउ यू कैन सी द मशीन। आप इस मशीन को देख लीजिए कि इस प्रकार की मशीन है। यहाँ पर सिंगल एक पर्सन काम करेगा और उसे बनाने में उसको कम समय लगता है, तो कम समय में ज्यादा आउटपुट अचीव कर सकता है। तो यू कैन सी द मशीन कि किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। Now this competition led to the introduction of the technology in India, in England. मीन्स अब ये कंपटीशन क्रिएट हो चुका था, तो इसकी वजह से इंग्लैंड के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने लगी, टेक्निकल डेवलपमेंट होने लगी, वहां पर टेक्नोलॉजी जो थी वो डेवलप करने लगी। इन 1764 स्पिनिंग जेनी एक मशीन को इन्वेंट किया गया बाय जॉन के। जॉन के ने क्या किया, 1764 के अंदर स्पिनिंग जेनी नाम से एक जो आप कह सकते हो मशीन का निर्माण किया। एंड इट वाज द स्पिनिंग मशीन दैट कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल्स इन अ सिंगल रोटेशन। एक सिंगल रोटेशन में सेवरल जो स्पिंडल्स है उसको यूज कर सकती थी, और इसकी वजह से वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन जो कि रिचर्ड आर्कराइट ने 1786 के अंदर किया, अब कॉटन टेक्सटाइल के अंदर एक रेवोल्यूशन आ जाती है। मींस कम समय में ह्यूज अमाउंट में ह्यूज मैनर से वहां पर आप कह सकते हो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ वीविंग कॉटन बिकेम स्पीडी एंड चीपर आल्सो। However, the Indian textile was still dominating in the market till the 18th century. इन सब चीजों के बावजूद भी 18th सेंचुरी के एंड तक इंडियन टेक्सटाइल ही यूरोपियन मार्केट पर राज करते रही। Many European companies like English, Dutch and French East India Company, they earned huge profit out of it. वो इंडिया से क्या करते, टेक्सटाइल को लेके जाते, अपने देश में बेचते, और उसके माध्यम से वो क्या करने लगे, बहुत अधिक अमाउंट में प्रॉफिट अर्न करने लगे। And these companies purchased cotton and silk by importing silver from their native countries. But soon after, okay, so this is the situation, but listen carefully, and it was the time of 1764 and 1757. जैसे ही 1764 और 1757 के दौरान में उनको बंगाल की दीवानी मींस राइट टू कलेक्ट द टैक्स मिल गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या शुरू कर दिया, अब वो यहीं से टैक्स कलेक्ट करते, यही का पैसा यही के प्रोडक्ट को परचेज करने में करते और उसको विदेश में जाकर मींस यूरोपियन मार्केट में बेचते। ठीक है, अब उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। पहले वो क्या करते थे, यूरोप से मींस अपने देश से सिल्वर या गोल्ड या अपना कह सकते हो वहां की मनी को लेके आते, उससे हमारे इंडियन प्रोडक्ट को परचेज करते और अपने देश में जाके बेचते। अब उन्होंने क्या किया, यहीं से पैसा प्रोड्यूस किया, जनरेट किया इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। टैक्स के माध्यम से उन्होंने परचेज लिया और उसी पैसे को उस प्रोडक्ट को परचेज करने में लगाया और उस प्रोडक्ट को विदेश में जाके बेच दिया। इससे क्या किया, उन्होंने दोहरा फायदा किया, अपना पैसा खर्च नहीं किया, यही के पैसे से डबल प्रॉफिट अर्न कर लिया। ये एक सिचुएशन थी जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी या अदर इंडस्ट्री थी उनको अ ग्रेट सेटबैक हुआ, मींस ह्यूज अमाउंट में वो पिछड़ गए। ये केवल यही एक सिंगल मेथड था। Okay, now rest of the things student we will discuss tomorrow.